Now, statistics. बात मत करो, अपना पेन खुद लाया करो। Statistics, the branch of mathematics which deals with the branch of mathematics which deals with collection of data. Data collect भी करना होता है इसमें. That is collection of data, arrangement of data. अरे कौन बात कर रहा है इधर? Collection of data, arrangement of data, representation of data. Of data is known as statistics. उसी को सांख्यिकी कहते हैं। गणित की वह शाखा ये सबसे डील करती है। अब देखिए, now in earlier class we have seen that pie chart, frequency, polygons, bar graph, ये सभी चीजें हमने देखी कि नहीं? So earlier class we have seen frequency, polygon, and now we are going to see the central tendency. What does it mean by central tendency? That is केंद्रीय माप. Now मान लीजिए हमने कलेक्ट किया कि 200 लोग 50 ग्राम का टूथपेस्ट यूज करते हैं और 100 लोग 100 ग्राम का करते हैं, 150 ग्राम का 30 लोग करते हैं, 250 ग्राम का 12 लोग करते हैं। तो कंपनी किस वजन का टूथपेस्ट बनाए कि वो सबसे ज्यादा बिके, दैट इज नोन एज सेंट्रल टेंडेंसी। या किसी इनको वो बुकलेट भी दे दीजिएगा। नाइन्थ का वर्क कैलेंडर। ये देखो, मान लीजिए किसी ने टारगेट पर, किसी ने मैगपाई पे मारा है, किसी ने बुल पे मारा है, तो किसी ने आउटर पे मारा है। तो हम ये देखेंगे कि ये जहां जहां उसने मारा है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो जिसका सबसे जो डिस्टेंस है वो उससे सम लीस्ट हो, यानी वो बिंदु बताओ जिसका सब जगह से दूरी का सम सबसे कम हो, वो सेंट्रल टेंडेंसी। मान लो एक गांव में कहीं अस्पताल है, कहीं कुछ है, मैं एक ऐसा फ्लैट बनाना चाहता हूं कि हमारे घर से अस्पताल और सब चीजों की दूरी का सम न्यूनतम हो, इट इज द मिनिमम। वो उसकी सेंट्रल टेंडेंसी हो जाएगी कि नहीं? सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है दैट डेटा विच रिप्रेजेंट ऑल डेटा। अगर हमारे क्लास में 2 नंबर भी आते हैं, 10 नंबर भी 97 है, तो टीचर पूछेगा इस क्लास की सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, यानी वो डेटा बताओ, वो नंबर बताओ, तो टीचर कैलकुलेट करके बताएगा कि 52 मार्क्स ये हमारे क्लास का सेंट्रल टेंडेंसी है, ये जो ज्यादातर को रिप्रेजेंट करता है। यानी 52 से डिस्टेंस लिया जाए तो वो इक्वल आएगा। फिर से समझो, मान लीजिए तुमने एक सब्जेक्ट में 10 में से 6 नंबर पाए, एक में 7 नंबर पाए, एक में 8 नंबर पाए, एक में 5 नंबर पाए और एक में 9 मार्क्स पाए। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपकी सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। सो हुज डिफरेंस फ्रॉम ऑल मार्क्स इज मिनिमम इज नोन एज सेंट्रल टेंडेंसी। तो अब इसका जरा मीन निकालो, तो मीन क्या होगा बोलो? दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हमने इन सब का सम किया, जरा देखो 6 + 7 + 8 + 5 + 9, जरा इनका सम तो करो। 5 ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि तुम्हारा ये रिपोर्ट कार्ड है, तो ऊपर 35 आ गया।
और बाई 5, तो इसका क्या मतलब है 7 आ गया। तो इसका मतलब है आपका जो मार्क्स है वो 7 उसका मीन है, यानी आप 7 नंबर लाए हो, ना 5 माना जाएगा ना 6 से। आप कितने मार्क्स ले आए हो 7। तो दिस 7 मार्क्स को अगर हम देखें तो इसका डिफरेंस हमने तुम्हें सुबह भी बताया था, डिफरेंस में पॉजिटिव निगेटिव साइन नहीं होता, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो डिफरेंस बताओ, इसमें क्या करते हैं बताओ। 7 माइनस 6 कितना हुआ, ठीक है। सो हम उसको देख लेंगे, 7 माइनस 6, 7 माइनस 7 और 8 माइनस 7। डिफरेंस समझ में आ रहा है, या तो आप ऐसे भी करते चले जाओ। फिर से समझिए कि मान लीजिए कि अगर आपको डिफरेंस करना है तो दो चीजें की जा सकती हैं कि ऐसा करो, 7 माइनस 6, 7 माइनस 7, 7 माइनस 8 और 7 माइनस 5 और 7 माइनस 9। अब इनका मॉडुलस निकालो। क्या निकालो, मॉडुलस। और नहीं तो सिर्फ डिफरेंस को जोड़ोगे तो 0 ही आ जाएगा, सबको जोड़ोगे तो हमेशा क्या आएगा, मीन से डिफरेंस। यहाँ कितना आया 1, यहाँ कितना आया 1, यहाँ मॉडुलस है ना, यहाँ कितना आया और यहाँ कितना आया, यहाँ भी 2 आ गया। तो 1 2 2 4 और 2 6, तो ये मिनिमम है, यानी इसकी बाकी सबसे डिस्टेंस। अब तुम अपने मन से कोई बताओ कि कह दो नहीं 7 नहीं होना चाहिए, कोई रेंडमली बताओ जरा सोच के, बोलो हम 6 लाए हैं या 8 लाए। 8 मान रही हो, अब मैं 8 से डिफरेंस निकालता हूँ, जरा देखो। 8 माइनस 6, 8 माइनस 7, 8 माइनस 8, 8 माइनस 5 और 8 माइनस, जरा सबका सम करो, मतलब पहले सबकी वैल्यू निकालो। ये कितना आया बताइए, 2 1 0 और 1, 3 4 5 6 7, बढ़ गया कि नहीं। तो इसका मतलब है मिनिमम। तो मीन क्या होता है, वो ऐसी वैल्यू जो सबके ज्यादा प्रॉक्सिमल हो, सबसे करीब हो। तो तुम सबसे ज्यादा करीब किसके हो, 7 के। जो तुम्हारी ये सारी वैल्यूज है सबसे ज्यादा करीब किसके हैं, तो 7 मीन हुआ। विच रिप्रेजेंट द डेटा। मान लीजिए कि इस कमरे में मैं क्या करूं, अलग अलग तरीके के नंबर्स हैं, तो मैं उसमें कहीं ना कहीं एक ऐसी वैल्यू निकाल दूं सबको जोड़ करके, या सबका वजन जोड़ करके उसे डिवाइड कर दूं, तो मैं कहूंगा ये मीन वेट है या मीन मास है जो इस क्लास को रिप्रेजेंट करता है। ये तो यही एवरेज है, यही हम लोग निकालते रहे पिछली क्लासेस में। डिफरेंस वाला डिफरेंस में क्या निकाला, वो 6 और जो 7 है वो क्या, फिर से समझिए। सेंट्रल टेंडेंसी इज दैट वैल्यू विच इज क्लोजेस्ट टू ऑल वैल्यू, बस इतना कहना है। सेंट्रल टेंडेंसी वो है जो क्या है, क्लोजेस्ट है। सेंट्रल टेंडेंसी मीन है क्या, सेंट्रल टेंडेंसी क्या है बताइए, ऐसी वैल्यू। उसके निकालने के 3 तरीके हैं, मीन भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है, मोड। तो हमें सही सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी चाहिए। ये हमने किस मेथड से निकाली, ये मीन मेथड से, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इससे जो तुम निकालोगे वो ऐसी वैल्यू आएगी जिसका सम ऑफ डिफरेंस फ्रॉम डिफरेंट डेटा इज मिनिमम। अगर कोई पूछे मीन क्या होता है, द वैल्यू हुज, जो सम ऑफ डिफरेंस, सम किसका किया बताओ, डिफरेंसेस का सम किया, फ्रॉम ऑल डेटा इज मिनिमम। देखो उसने बताया था सृष्टि ने, वो मिनिमम नहीं था, और कोई भी ट्राई कर ले 6 से भी मिनिमम नहीं आएगा। मिनिमम सिर्फ किसी से आएगा, न 7 से, किसी से भी नहीं आएगा, न 7.1 से आएगा, न 6.9 से, जिसका जो सबके आसपास क्लोज हो, whose difference from other data is minimum। कोई मीन पूछे तो ये बताओगे। अच्छा, अब मान लो जैसे एक तो मैंने तुमको मीन बता दिया, मीन किस तरीके से निकाला जाता है, ऐसे। और इसका मतलब क्या होता है मीन का, द डेटा या द वैल्यू whose sum of difference, क्या चीज है ये बताओ, ये चीज क्या है, sum of difference from various data is minimum। मीन समझ में आ गई, और में तो नहीं आया ना कम, तो क्या लिखे मीन क्या बताइए, ये ऐसी सेंट्रल टेंडेंसी है विच इज क्लोजेस्ट टू ऑल, सबके
सबसे ज्यादा करीब है, तुम्हारे हर नंबर इसके ज्यादा करीब हो। मतलब अगर किसी और मतलब हमने इधर 7 लिया है, इसको छोड़ के अगर कुछ और लेंगे तो 6 से कम नहीं है, 6 ही मिनिमम वैल्यू है ये चीज। ये आपको कैसे पता चला कि 7 ही लेंगे तो है? और अभी बता रहे हैं, ये तो हमने निकाल लिया ना मीन, अब ये उसी से हमने पता किया। अब जरा देखो, मीन इज द सम, और अगर मान लीजिए वो एक ऐसी भी वैल्यू है जिसके इधर अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो इधर निगेटिव डेविएशन है, अगर मैं विद साइन लूं तो 0 आ जाए। एक और भी चीज है, देखो जरा, मान लो ये हटा दो, हटा दिया, अब मॉडुलस भी हटा दो, तो मीन बिल्कुल ऐसी चीज है कि सम ऑफ डिफरेंस सीधा देखोगे तो 0 आएगा। क्या बनाया? 0 आया। यहाँ देखो, और यहाँ कितना आया, और यहाँ कितना आया? ये भी मीन की खासियत है। एक दो चीजें बताई ना, हुस क्या कहते हैं, दैट इज, ये भी कह सकते हो कि सम ऑफ डिफरेंस, एक बार मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ डिफरेंस इज मिनिमम और सम ऑफ डिफरेंस इज 0। दो चीज आई कि नहीं, कि अगर मैं दूरी दूरी को ले लूं हमेशा, और लेकिन उसका पॉजिटिव वैल्यू ले लूं कि कितना कितना धागा लगेगा, तब तो जोड़ना पड़ेगा कि नहीं। और एक है कि वो उसके इधर जितना डेविएशन है उसके उधर डेविएशन है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं होती है, मैं ऐसा मध्य बिंदु लूं कि इधर उतना पॉजिटिव चलना पड़े उधर निगेटिव, तो वो जुड़ के क्या आ जाएगा? 0। मीन इज दैट पॉइंट विच इज न्यूट्रल पॉइंट, वो किसी को बाइसिंग नहीं करता, जितना इसके इधर पॉजिटिव है उतना ही उधर उसके निगेटिव, यानी सम ऑफ डिफरेंस इज 0। समझ में आ गई? तो अगर मॉड्यूलस के अंदर कोई भी डिजिट डालेंगे और माइनस किया है, हाँ, तो फिर वो मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये देखो, मीन इज दैट डेटा या दैट वैल्यू, मीन कौन सी वैल्यू है? दैट वैल्यू विच इज क्लोजेस्ट टू ऑल डेटा। वो किसके क्लोज है बताओ? विच इज क्लोजेस्ट है सब डेटा के टू ऑल डेटा। और व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी? दैट वैल्यू या द डेटा विच रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ डेटा। सेंट्रल टेंडेंसी क्या कहलाती बताओ? अगर किसी क्लास में कम ज्यादा नंबर है तो मैं कहूंगा सेक्शन सी जो है 56 मार्क्स लाया एवरेज में, और 56 मार्क्स मान के बोलेंगे कि ऐसा टीचर वहां भेजेंगे जो 56 है तो 60 करा सके, ऐसे टीचर को। और एक सेक्शन है वो 80 लाया है तो वहां गॉड सर को भेजेंगे, जाओ 85 मंगाओ जाओ नंबर, तो हम उस हिसाब से भेजेंगे। अब वो जो 56 ला रहे हैं वहां गॉड सर को थोड़ी ना भेजा जाएगा, तो प्रिंसिपल देख लेगा, मैनिपुलेट करेगा, यहाँ इतने इतने हैं, तुम यहाँ जाओ तुम यहाँ जाओ, नहीं तो वो भी नहीं समझ पाएंगे ना ये समझ पाएंगे, दोनों के लिए बेकार हुआ कि नहीं। तो यहाँ ये देखो, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या हुआ? दैट वैल्यू विच रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ डेटा, इट कैन बी मेजर्ड बाय मीन, मीडियन एंड मोड। द डेटा या वैल्यू विच रिप्रेजेंट, एक वैल्यू सब रिप्रेजेंट करती हो ग्रुप को, वो उसका रिप्रेजेंटेटिव हो। अगर मान लो इस कमरे में एक बिल्कुल काला कोई बैठा है और गोरा बैठा है, हमें कहो लाइन से खड़े हो काले से गोरे तक, तो वहां उधर सार्थक नजर आएंगे, चमचमाते आएंगे कि नहीं। लेकिन मैं उसमें से एक मध्य को उठा लूं, ठीक मिडिल को, बोलो 5 इधर के हटो 5 उधर के हटो, 11 लोग हैं तो बीच का एक 11वां नंबर आ जाएगा कि नहीं। फिर उठा लूं, कह दो इतने गोरे या इतने सांवले हमारे क्लास के या इतने सुंदर हमारे यहाँ के बच्चे, वो मीडियन होगा। वो चीज क्या होगी? मीडियन होगी। या ये हम कह दें कि सबसे झूठे से सबसे सच्चे की ओर खड़े हो जाओ एक तरफ, तो बीच वाले उठा देंगे हमारे क्लास के बच्चे इतने सच्चे हैं, देखो फिर अपनी तरफ कर लिया। ऐसा हो सकता है कि नहीं? ये चीज है। तो विच रिप्रेजेंट द डेटा which represent a group of data and closest to all, which represent a group of data, वो उनका प्रतिनिधित्व करता है। रिप्रेजेंट का क्या मतलब होता है? प्रतिनिधि है। और इसके अलावा इट कैन बी मेजर्ड एज मीन, मीडियन, मोड। इट कैन बी measured as mean, median,
माध्यिका बहुलक, माध्य माध्यिका और बहुलक जो कई बार आए। अब जरा देखो मीन क्या होता है, दैट सेंट्रल टेंडेंसी which is sum of observation divided by, which is sum of observations divided by number of observations। अच्छा, सो इसके अलावा क्या होता है, सो इट इज दैट वैल्यू, ठीक है, whose modulus of difference from different data is minimum। It is that value whose sum of, sum भी तो लगाना पड़ेगा, sum of modulus of difference from वेरियस डेटा, वेरियस डेटा से उनका मॉड्यूलस ऑफ डिफरेंस क्या है बताओ, मिनिमम। और मॉड्यूलस वर्ड हटा दिया जाए तो बताओ जरा, एंड whose sum of difference, sum of difference with various data is 0। अब जरा देखें, मीन हमने देख लिया, अब हम देखने जा रहे हैं मीडियन। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां डेटा नहीं होते हैं, जैसे विश्व सुंदरी होती है, तो ऐसे केस में वहां तुम ये थोड़ी देख सकते हो कि क्या डेटा है उसमें, तो कलर के हिसाब से देखा जाएगा, कलर पे क्या नंबर दोगे, तो उसमें आप एक तरफ से नंबर रख लो और जैसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो 2 3 4 7 7 8 9 12 15 और 18। द मिडिल मोस्ट डेटा, सुनो, द मिडिल मोस्ट डेटा ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन व्हेन इट इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड मीडियन। रिपीट करो। Group of data or the value of data which is in the middle of the data when the data is arranged in ascending order। तो बहुत अच्छा बता लेती हो, देखो मीडियन अच्छा बताया है, मीडियन तो क्या हमने यहाँ पर सब असेंडिंग ऑर्डर में लगाया है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो मिडिल डेटा कौन कौन है, 7 और 8। 10 में 7 और 8 यानी ये दोनों हो गए, चार वही आ जाएगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग, तो 4 4 छोड़ दो, तो यहाँ ये दोनों हो गए, तो मीडियन क्या हुआ, एकलव्य, ये सही बताना है, उन दोनों को जोड़ के बाई 2 कर दिया, 15/2, सही है कि नहीं। अब मान लीजिए ऐसे दिया रहे 2 3 4 7 8, तब मिडिल डेटा कौन सा, 4। तो 4 दो इधर के छोड़े, दो इधर के छोड़े, तो सिंपली मीडियन, मीडियन अगर ये ऑड है, ये क्या चीज है, ऑड नंबर ऑफ डेटा, तो क्या फार्मूला लगाओगे, ये सही कह रही है बिल्कुल, n+1/2th ऑब्जर्वेशन, तब क्या लिख दोगे बोलो, कितने ऑब्जर्वेशन है, 5+1/2th ऑब्जर्वेशन, तो कितना आया 6/3rd ऑब्जर्वेशन, तो 6/2 कितना हुआ, थर्ड ऑब्जर्वेशन वैसे है कितनी, 4। समझ में आ गया, 4 इज मीडियन। अब मान लो अगर इफ जो डेटा क्या है बताइए, इफ डेटा नंबर ऑफ डेटा इज इवन, तो मीडियन क्या हुआ, मीडियन, हाँ बोलिए, n/2th ऑब्जर्वेशन और प्लस n+1/2। मालूम है, इसका मतलब पढ़ी हुई है, अगर 10 थे
तो इन्होंने क्या किया होगा 10/12 ऑब्जर्वेशन, और यहाँ क्या किया होगा बोलो, तो कितना आ जाएगा 10/2 कितना होता है 5th ऑब्जर्वेशन, और ये कितना होगा बोलो 5 + 1 कितना होगा 6th ऑब्जर्वेशन। 6th ऑब्जर्वेशन। अब उधर से गिनो by 2 ये, तो दैट इज 5th कितनी गिनो जरा 1 2 3 4 5 7 है, और 6th कितनी जरा गिनो 8/2, तो 15/2, ये तो 15/2 हो गया, तो 7.5। अब एकलव्य बता दें मीडियन की क्या डेफिनेशन है। Median is the measuremोस्ट value that occurs in data when data is arranged in ascending order. सही है। सो मीडियन इज मिडिल मोस्ट वैल्यू when data is arranged in ascending या descending order, एक ही बात है। अब ascending की स्पेलिंग क्या होगी? डिसेंडिंग ऑर्डर में भी होगा ASC होगी, C होगी क्या? ASCEND और डिसेंडिंग की C नहीं होगा ना? होगा सर डिसेंडिंग ऑर्डर। हाँ बोलो क्या बोलती है? सर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी मीडियन निकाल सकते हैं। हाँ और क्या, वो एक ही बात है। आपको तो मिडिल डेटा लेना, चाहे कैसे भी हो, नहीं इधर से भी नो चल रहा। आप देखो अब देखो मोड क्या होता है। जैसे मान लीजिए 2 3 4 4 4 5 5 और 6 मार्क्स आए, तो मोड क्या होगा? द डेटा विच अकर्स मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, द डेटा हुज फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम। फ्रीक्वेंसी यानी कितनी बार कोई चीज अकर करती है। सो द डेटा whose frequency is maximum, that is जिसकी मैक्सिमम हो is called मोड। उसे मोड कहेंगे। तो यहाँ मोड क्या हो गया? मोड 4 हो गया। अब जरा देखें क्यों। It has occurred most number of times. It has occurred most number of times. तो 3 तरीके की सेंट्रल टेंडेंसी आपने देख ली। मीन, मीडियन, मोड। मिडिल मोस्ट वैल्यू ले ली, जो सबसे ज्यादा बार आई वही ले ली, और एक है कि सबका सम करके बाय 2, दैट इज सेंट्रल वैल्यू ले ली। अब ये देखो कि ये नदी है। अब यहाँ पर सर हाँ सर सबकी फ्रीक्वेंसी अगर इक्वल हुई तो सबकी फ्रीक्वेंसी तो 2 मोड हो जाएंगे। मतलब मान लो 2 वैल्यू हैं सर तो, सर 1 2 3 4 5 6 ये एक्सीलेटर तो इसमें मोड नहीं होगा। मोड का कोई मैटर नहीं। अब ये देखो नाउ, अब ये देखिए, तो एक मौलवी जी थे, तो अब इनकी ये बेगम है, ठीक है। सो ये बेगम है और ये इनके हाथ में बच्चे हैं, और ये इनका छोटा बच्चा है। 4 5 ये बहुत अक्लमंद है, मौलवी जी बहुत अक्लमंद है। तो मौलवी जी ने देखा कि जो नदी की हाइट है, तो इन्होंने सबको कैलकुलेट कर लिया कि मेरी हाइट 1 फीट 4 इंच है, बेगम की हाइट 1 फीट 2 इंच है, और बच्चों की इतनी है, और फिर सबका मीन निकाला, और नदी की हाइट देखी कि 0.8 मीटर है।
देख लो इधर, ये 1.2 मीटर 1.4 मीटर लो, बेगम 1.2 मीटर की है, और बच्चे जो हैं कुछ 0.6 के भी हैं, लेकिन जब मीन निकालेंगे तो सही आ जाएगा। 0.7 मीटर और ये 0.8 मीटर का है, मीन निकाला, और ये 3 बच्चे जो है 0.1 मीटर के, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर कितना होगा? हाँ, तिड़वा बच्चे हुए हैं, तिड़वा भी तो हो सकते हैं। अब ये सबका इन्होंने मीन निकाल लिया, देखो ये अकलमंद ज्यादा है, तो मीन का मतलब है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जब इन्होंने देखा कि 1.2, 1.4 और 1.2 और प्लस 0.8, 0.6 और 0.7 और 3 किसके हैं? 0.1, 0.1, 0.1 और डिवाइडेड बाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अब ये देखो, इससे मिलके 2 बना, अब बोलो ये मिलके 1 बना। देखो 2 और प्लस 3, 4 और 5 बन गए। अब 5 बाई इन्होंने क्या किया, तो 5 बाई 8, तो बोलो 8 6 जा 48, तो 0.6 आया, फिर 20 बचा, तो 8 2 जा 16 और 8 5 जा 20। तो इन्होंने ये कहा, देख लो, इन्होंने ये कहा कि भाई हमारी जो सेंट्रल टेंडेंसी है या मीन हाइट है वो तो नदी की डेप्थ से नदी की ये है, वो इसे और कम मानो, इसे 8 ना मानो, इसे तुम 5 मानो। तो हमारी सेंट्रल टेंडेंसी नदी की हाइट से ज्यादा है, चलो सब लोग चलो हम पार कर जाएंगे। तो फिर बाद में कहा गया कुनबा डूबा क्यों और लेखा ज्यों का त्यों, पूरा कुनबा क्यों डूब गया। तो इन्होंने सेंट्रल टेंडेंसी गलत ले ली थी। अगर ये सेंट्रल टेंडेंसी से में बहुलक लेते तो शायद बच जाते, क्योंकि 3 बच्चे 0.1 के थे। तो हमें सही सेंट्रल टेंडेंसी का चुनाव करना चाहिए। भले ही मीन मीडियन मोड हमारे पास 3 सेंट्रल टेंडेंसी हैं, बट इट इज एज पर आवर डिस्क्रिप्शन which tendency, central tendency we should choose at what times। नहीं तो यही बात हो जाएगी, कुनबा पूरा परिवार डूब गया, कुनबा डूबा क्यों और लेखा ज्यों का त्यों, स्टेटिक्स तो वही रही। इसकी तो हाइट लंबी है, तो ये तो धुंधला ही है। कुनबा डूबा का मतलब मोस्टली लोग डूबी गए, 2 के बचने से क्या हुआ? निकालना क्या था? कुछ निकालना नहीं, वो फिर क्रेन आएगी, आपको कुछ नहीं निकालना। सर लास्ट में सर, मेरा कहने का मतलब है कि स्टेटिस्टिक्स में हमें सेंट्रल टेंडेंसी भले ही 3 हो, लेकिन कौन सी कब चुननी है ये महत्वपूर्ण है, यही हम इस चैप्टर में सीखेंगे। इस केस में क्या इन्होंने मीन निकाल ली है, मीन की जगह अगर मोड निकाल लेते तो शायद बच जाते। की वो जो लास्ट में आपने कहाँ के स्टेटमेंट जो समझ नहीं आया, हैं? जैसे इफ इट इज द वैल्यू, वो सब छोड़ दो, मीन में बस ये समझ लो कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय, आगे चल के उसको खूब समझेंगे मीन का चैप्टर। समझ ही नहीं आ रहा। हाँ बोलो, इफ So if it is the value whose sum of modulus of difference from various data is minimum। हाँ वो कितना आया था? 6 आया था, और साथ में अगर मैं सिर्फ डिफरेंस निकालूं विद साइन तो 0। बस यही कहना चाहिए। इसका ये मतलब दोनों करके दिखा दिए। अब देखो अच्छा ठीक है, ओके नाउ दरवाजा खोलने लगे। लाइट नहीं, तुम्हारा कंपनी चल रहा है। ओके गर्मी तो कौन है उसको पढ़ने में व्यस्त, उसको गर्मी भी नहीं लगती है 60 को ना। आगे देखो जो इधर उधर वाले होते हैं उनको सर्दी गर्मी लगती है। न्यूटन तो उसमें टिफिन की जगह फ्रॉक खा गए थे, उनको लगी थी। उनकी मैडम ने कहा आपने खाना नहीं खाया, बोले अभी तो खा के उठा हूँ, लगता है फ्रॉक खा लिया। तो वैसे ही है हमारे साथ। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जांपल नंबर 1।
स्टेप का आएगा ओके। अब ये जो डेटा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, व्हाट डज इट मीन बाय फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल? एग्जांपल में देखना था क्वेश्चन नंबर। Frequency distribution table, when data along with their frequency, the number of times they occurs is given, then such kind of table is called. So if data, और data कैसे हो सकता है बोलो, grouped या फिर ungrouped भी हो सकता है, is given along with, इसके साथ दिया गया हो, along with their frequency, what does mean by frequency? That is number of times these occur, जितनी बार वे आते हैं, is called, इसको क्या कहेंगे? बारंबारता आवर्त सारणी, that is frequency डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देख लो इसको मैंने कितनी बार आया है, तो बारंबारता आवर्त सारणी। तो ये दो तरीके की हो सकती है, एक हो सकती फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंटिन्यूअस भी हो सकती है, और दूसरी क्या हो सकती है, डिस्क्रीट भी हो सकती है। ठीक है, उधर वो भी चल रहा है प्रिंटर, थोड़ी देर बंद कर दो, क्योंकि प्रिंटर का भी तो लोड ले रहा है इन्वर्टर। तो ये सुबह नहीं चल पाया था, इसीलिए हमें मैसेज करना पड़ा था, तो ज़्यादा नहीं चला सकते। अभी उधर बंद हो जाएगा फिर, ठीक है। हमारे पास 2-3 पंखे इन लोगों को लगा देंगे झलने के लिए, तुम्हें हवा झलेंगे। अच्छा, इनको वो गाना नहीं है, चंदा ढले पंखा चले मैया तुम्हारी, और वो पलने में सो जा मेरी राजकुमारी। अब जरा देखो नाउ, यहाँ तक बात सुनो, क्योंकि जो बॉयज है वो मस्कुलर हैं, दे आर फ्री फ्रॉम दिस टेम्परेचर एंड ऑल, दीज आर नॉट टेंडर, वे कोमल तो नहीं। अब देखो इधर बात देखो, अब इधर देखो, तो ये बताइए पीयूष, व्हाट आर द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल? डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट है, और कंटिन्यूअस ना बोलो, ग्रुप्ड। हाँ, अब नहीं, हाँ बताएंगे, ग्रुप के 2 बताओ जरा। लो बता दिया, यही चीज थी, नॉन कंटिन्यूअस एंड, ये चीज हम सीखेंगे। सबसे पहले देखो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है। क्या जो तुम्हारा एग्जांपल 1 है वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है? ये असतत बारंबारता सारणी है, असतत नॉन कंटिन्यूअस। चलो डिस्क्रीट है, तो इसको ऐसे समझिए, मान लो मार्क्स दिए, अभी बता रहे हैं, देखो मार्क्स दिए हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी है। बात कौन कर रहा है कि 8 मार्क्स आए हैं 3 बच्चों के, फिर 9 मार्क्स आए हैं 4 बच्चों के, फिर इसके अलावा 10 मार्क्स आए हैं 3 बच्चों के। तो ये कैसा है बताइए? दिस इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अलग अलग नंबर है, 8 से कम किसी भी बच्चे के नहीं है। उस क्लास में सार्थक नहीं पढ़ता। यहाँ तक समझ आई बात की नहीं? यहाँ देखो, तो 8, 9, 10 मेरा कहने का मतलब ये डिस्क्रीट है। दिस इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब अगला देखिए,
What does it mean by continuous और नॉन कंटिन्यूअस? जैसे मैं कहूं कि कितने कितने साल के बच्चे हैं, जैसे उसके बारे में बात करूं तो 0 से 9 साल के बच्चे 4 हैं, ये ईयर्स हैं। और चिल्ड्रन कितने हैं? और फिर कहूं कि 10 से 19 साल के बच्चे 3 हैं। फिर 20 से ईयर ले रहा हूं, ठीक है, 29 तो ये कितने हैं? 2 हैं। और 30 से 49 तो ये कितने हो गए? 4। तो इस तरीके से जो लास्ट वाला होता है उसमें 50 इंक्लूड कर दिया जाता है, तो 40। मान लो जैसे मैंने 4 का बनाया, हमने ये लिया है कि 40 साल तक के लोग हैं, चिल्ड्रन तो नहीं होंगे 40 साल तक, यानी पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन। बोलो समझ में आई बात? तो ये चूंकि इसकी जो अपर लिमिट है और इसकी लोअर लिमिट, इफ द अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास डज नॉट मैच with the lower limit of next class, then such frequency distribution table is non-continuous. This kind of table is first made continuous before solving the question. हाँ, क्या बताया? बताइए। If ईशान बताओ। हाँ यश। If upper class of अपर लिमिट, क्लास तो पूरी है, upper limit of first class does not match from लिमिट ऑफ एनी क्लास, ऑफ एनी क्लास does not match from डज नॉट मैच। lower limit of succeeding class. बहुत अच्छा। विद लोअर लिमिट, तो उस तरीके की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को क्या कहेंगे? सक्सीडिंग क्लास। देन इट इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे? नॉन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसे क्या कहेंगे? बोलिए। टेबल, उसे नॉन कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहेंगे। नाउ इसके आगे का सेंटेंस बोले सार्थक, कोई बात नहीं। हाँ बोलो। It has to be made. It has to be converted into continuous Before solving the question. Continuous क्या? It has to be made. अरे नहीं, continuous. It has to be made. मेरे को फॉर्मूला पता है कैसे करते हैं इसे। अभी बता दे रहे हैं, आपको मालूम है 9th में सब पढ़ा हुआ है, फिर भी बताएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको बताए, तो और भी तो लोग हैं। मैं बता सकती Before हूँ। made continuous before solving या before finding central tendency। हमें इस चैप्टर में करना क्या है आखिरकार? केंद्रीय माप ही तो पता करनी है, सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड, फाइंडिंग सेंट्रल टेंडेंसी। अब जरा देखो, इतनी बात समझ में आ गई? डिस्क्रीट को ही कंटीन्यूअस कहते हैं। डिस्क्रीट का मतलब है जिसमें डेटा छिटके हुए हों। अब जैसे किसी ने 7 नंबर ले आया, 8 कोई लाया ही नहीं, तो कहें अच्छा क्या क्या नंबर लाए? 4-5 ही बच्चे थे, तो बोले 2 नंबर आयुष लाया है, 3 नंबर आशुतोष लाया है, 3 नंबर धारा लाई है, 4 नंबर, ऐसे नाम लिख दिए बच्चों के, तो वो डिस्क्रीट है। अब उसी को अगर हम कहें भाई 3-3 नंबर के 4 बच्चे हैं, तो उनको फ्रीक्वेंसी में लिख दें, नाम छोड़ दें, तो क्या वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है? तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक है मैं सीधा सीधा वो लिख लूँ सबके नंबर और सबके नाम, लेकिन कुछ के तो कोइंसाइड कर ही जाएंगे, तो कितने बच्चे हैं और कितने नंबर लाए तब तो फ्रीक्वेंसी है। और लेकिन प्रिंसिपल के पास ले जाना है तो ऐसे तो वो इतनी बड़ी लिस्ट नहीं देखेगा, फिर आपको वैसा बनाना पड़ेगा। लेकिन अभी भी ये कंटिन्यूअस नहीं है। अब मैं इसे कंटिन्यूअस बना रहा हूँ। देखो जरा, ये पहला डेटा कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 9 है, और फिर क्या है? 10 से यहाँ से देखिए, अगर 9.5 साल का बच्चा आ गया तो कहाँ डालोगे? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो इसमें लोअर एंड अपर लिमिट बोथ आर इंक्लूडेड? इसमें तो ना तो इस केस में जैसा अर्पिता सोच रही हैं कि लोअर एंड अपर लिमिट
बोथ कैसी हैं? इंक्लूडेड। अब जरा देखो इसको कैसे कंटिन्यूअस बनाएं। 0 से 9 मान लो 9.5 आ जाए, कुछ आ जाए, उसको भी तो कहीं रखना पड़ेगा। तो इससे कहा जाएगा इनके बीच का गैप कितने का है। तो देखो गैप का फार्मूला बताओ। देखो गैप का फार्मूला देखो, अपर लिमिट ऑफ एनी क्लास माइनस, सुनो, लोअर लिमिट ऑफ एनी क्लास और माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास। नहीं गैप तो वही है, अभी बाय टू तो बात नहीं। देखो लोअर लिमिट ऑफ एनी क्लास और माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास। तो बताओ जैसे इसी को ले लो इन दोनों को, तो कितना आएगा? 1। तो 10 माइनस 9, 1 आ गया गैप। सो नाउ हाफ द गैप। कितना गैप करो? नाउ दैट इज हाफ द गैप। तो वो कितना आ जाएगा बताओ? 1/2, 0.5। और जो अपर लिमिट है उससे कहो तुम भी थोड़ा आगे चलो, और लोअर लिमिट से कहो तुम पीछे चलो, तुम्हें थोड़ा कम होना, यहाँ पहुंच जाओ दोनों लोग अपने आप ही। भाई दोनों लोग थोड़ा थोड़ा चलें तो क्या चीज कंटिन्यूअस नहीं हो जाएगी? तुम भी थोड़ा हाथ बढ़ाओ, वो भी थोड़ा हाथ बढ़ाएं, तो जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 जोड़ दो। देख लो सारे, इन सब में कितना जोड़ो बताओ? और अपर लिमिट में जोड़ दिया तो आगे बढ़ गया। क्या यही 9.5 है? इससे बोलो स्ट्रेच होके यहाँ तक पहुंचो जरा। फिर से समझा रहे हैं गैप से। मेरा कहने का मतलब है जो अपर लिमिट है उसमें क्या कर रही है सभी में 0.5 जोड़ दीजिए। ये क्या है बताओ? 20 से कितना है? 29। और जो लोअर लिमिट है उसमें 0.5 सभी में से क्या करो? माइनस करो। इसमें सब्ट्रैक्ट करो जरा। 0.5 इसमें भी करो, 0.5 इसमें भी करो, 0.5। तो बोलो क्या आ जाएगा? अभी समझ ये वाली स्टेटमेंट क्या है? लोअर एंड अपर लिमिट अभी बता। नाउ गैप का हाफ कर दिया। एड दिस वैल्यू टू अपर लिमिट। एड इसको क्या करो? अपर वाले से को तुम थोड़ा आगे बढ़ो और लोअर वाले से को तुम भी थोड़ा पीछे हट जाओ। समझ में आई? एड 0.5 टू ईच अपर लिमिट। और दूसरी बात क्या बताई? सब्ट्रैक्ट 0.5 टू ईच लोअर लिमिट। इसमें एक्सट्रीम लिमिट्स को छोड़ा जा सकता है। एक्सट्रीम लिमिट्स आर एक्सक्लूडेड। ये और ये छोड़ दी जाएंगे, ठीक है? एक्सट्रीम लिमिट्स आर एक्सक्लूडेड। अब जरा देखो 0 रहने दो और बोलो 9 में कितना जोड़ना है? 0.5। अब अगला कितना था? 10 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है? और फिर ये कितना है? 19 में कितना जोड़ना है? और फिर 20 में सब्ट्रैक्ट करो 0, यानी 0.5 सब में क्या कर दो? कम कर दो। और भी आसान बताएंगे, पहले इसे समझो। 0.5 और ये कितना है? 30 माइनस 0.5 और ये कितना था? 40। इनकी वैल्यू लिखिए तो ये कितना कितना आ जाएगा बताइए? 0 to 9.5। जो 9.5 आया बस यही लिख दो, कुछ जो घटाने की जरूरत नहीं। सर पर इसमें हम 1 भी प्लस करेंगे तो फर्क क्या पड़ेगा? अगर उसमें 1 भी प्लस या माइनस करेंगे तो फर्क क्या पड़ेगा? इससे ये चीज होगा जो बीच वाले बच्चे हैं उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। 19.5 और ये कितना है बताओ? 29.5 और ये कितना है? अभी बता रहा हूँ, आपकी पूरी बात बता रहा हूँ। ये तुम्हारा बन गया कंटिन्यूअस। अब जो इसकी अपर लिमिट है क्या वो कोइंसाइड कर रही है अगले लोअर लिमिट से? और अब वो लिख दो 4324। अब देखो ध्रुवांशी, तुम्हें कंटिन्यूअस बनाने के लिए इसको यहां तक लाना चाहिए। तो क्या ये 0 से 9.5 बना? और अगले को कहां से कहां तक आना चाहिए बताओ जरा? क्या यहां से यहां तक नहीं आ जाना चाहिए? बोलो वो कितना हुआ? 9.5 से कितने तक आना चाहिए? 19.5। बस हमें यही करना है। ऐसा करने के लिए तुमने क्या क्या किया होगा? 9 में क्या जोड़ दिया बताओ? 0.5।
इसके 19 में क्या जोड़ दिया बताओ? 0.5 या सभी अपर लिमिट पे तुमने 0.5 जोड़ा है, तो वहां देखो 0.5 जुड़ा है। अब बताओ लोअर लिमिट में तुमने क्या किया? यहाँ देखो -0.5 क्या किया है। यहाँ के लोअर लिमिट में बताओ -0.5 क्या किया है। ऐसा सबने किया तो हमने भी, जो तुमने किया सो हमने किया। सो हर लोअर लिमिट में क्या कर दो, तभी तो पीछे आएगा, नहीं आएगा। और इसको थोड़ा आगे मिडिल तक ले आओ। वो घट कोई भी चीज लेफ्ट में जाएगी तो कमी होगी, नंबर लाइन में तो कम हो जाती है, और आगे बढ़ेगी तो बढ़ जाती है। तो आपको क्या करना है, गैप का हाफ करो, अपर लिमिट में जोड़ दो और लोअर लिमिट में घटा दो। और बात समझ आ गई? अब जरा देखिए कि मोड, मीडियन और मीन जो है ये किसी भी तरह के फ्रीक्वेंसी टेबल हो, मतलब सब में यूज कर सकते हैं ना। हाँ, अब एक और चीज देखें। हाँ, जो पूछा जाएगा सब में यूज कर सकते हैं। सर हाँ, सर हर एक क्लास के डिफरेंस तो इक्वल होने चाहिए ना, हर एक क्लास इंटरवल का। जरूरी नहीं है इंटरवल इक्वल हो। कई बार ऐसा होता है कि इक्वल क्लास भी होती है, अनइक्वल भी। हर तरह के सवाल है आपकी बुक में। तो सर कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में तो उनके अपर और लोअर लिमिट पे डिफरेंस इक्वल रहता है। डिफरेंस नहीं होता। जो इसकी अपर लिमिट होती है, अब जरा कंटिन्यूअस देखो। ये दूसरा क्या देखा था तुमने, नॉन कंटिन्यूअस। अब सी केस देखो, वो कौन सा है बताइए? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये 0 से 10 और 10 से और 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। मान लो 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, तो 2 3 5 7 1 इतने बच्चे हैं। तो ये तो हो गया कि कितने कितने बच्चे हैं। तो इसमें क्या है, ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। अगर 20 नंबर वाला बच्चा है जो लाया है, वो इसमें रखा जाएगा कि इसमें नेक्स्ट में, यानी अपर लिमिट किसी में भी इंक्लूडेड नहीं है। अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड इन एनी क्लास इन केस ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। लोअर लिमिट इंक्लूडेड है, 20 नंबर यहां आएगा, दोनों में नहीं रखना है। हमेशा समझ में आई बात कि नहीं? तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसा है कि अपर लिमिट, वो नॉन कंटिन्यूअस में अगर 9.5 आए तो किसमें रखेंगे? वो भी अब तो कंटिन्यूअस बना लिया है, अब इसमें रख देना, बन तो गया ना कंटिन्यूअस। तो अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड इन एनी क्लास। इतनी बात समझ में आ गई? अब मैंने जो थ्योरी थी पूरे चैप्टर की सब पढ़ ली, अब आराम से सवाल करेंगे। अब कुछ थ्योरी बची ही नहीं इस चैप्टर में। तो जहां तक अब रियाज की बात है, अब देखो रियाज F1 F0 वो सब खत्म, सुबह हो गई वो थ्योरी, वो सुबह कर ली। अब चलो हो गया। तो इतनी ही आपकी स्टेटिस्टिक्स थी जो मैंने तीनों आपको बता दी ना। सबसे बड़ी चीज है कि गैप कैसे बदलना है वो भी बता दिया। अब क्वेश्चन करेंगे बस। क्लास साइज इक्वल नहीं होता तो हम उसे इक्वल करते थे, उसके बाद क्लास साइज इक्वल नहीं कर सकते कुछ। नहीं सर, पिछले साल हम कुछ तो करते थे। कुछ पिछले साल करते होगे, अभी आएगा कुछ नहीं इक्वल नहीं कर सकते। समझ में आई बात? जैसे कि आपके में क्वेश्चन है, आगे देखेंगे। अब ज्यादा आगे मत बढ़ो, जितना जितना कराना बिल्कुल आराम से गज चाल में चलते रहो, हाथी जैसी मस्त चाल में। हमें ज्यादा आगे बढ़ना ही नहीं है, नहीं चुपचाप हो जाएगा चैप्टर, क्या करना है। सर तो ये जो आपने डेफिनेशन दिखाई है, क्या ही निकल के? डेफिनेशन तो हमने बताई है कि इसमें ऐसी कोई डेफिनेशन है सेंट्रल टेंडेंसी की, जैसे एक दो पूछ लेंगे सर ऐसा कोई वो नहीं है, तुम उसकी चिंता मत करो, आगे देखो बस। भाई जो टॉपर्स की रेस में हो वो चिंता करें, हमें आपको क्या चिंता। ये देखो क्या क्या दिया बताइए। मार्क्स दिए, मार्क्स ऑब्टेन। अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कितने कितने दिए बताइए? 10, 20
36 और इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ 1 1 3। अब जरा देखिए फिर 40 की कितनी है 4। ऐसे और भी दी है। अब मुझे मीन निकालना है, ध्यान दो। तो ये क्या है फ्रीक्वेंसी, जरा देखो दिव्यांगी, बड़ी चीज है। मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करोगी। अच्छा अगर कोई ये लिख दे कि 10 और प्लस 20 और प्लस 36 प्लस 36 और प्लस 36 और प्लस 40 को 4 बार लिखे और ऐसे लिखते रहे, तो ये सही है कि गलत? गलत नहीं है सही, क्योंकि लिख तो रहा है। ऐसे में क्यों ना हम ये टाइम कंज्यूमिंग और फिर पता नहीं कितना लंबा हो जाए। तो क्या मुझे ऐसा नहीं कर देना चाहिए? और डिवाइडेड बाई कितने नंबर है बताओ जरा, कितने बच्चे हैं? 30 हैं, बोलो 30 है ना। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ आई क्या है? सिग्मा का मतलब सम। इधर देखो सिग्मा को क्या कहते हैं बताओ? सो सम ऑफ F1 इसे कहेंगे F1, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे F3, इसे कहेंगे F4, इसे कहेंगे Fi। जहां I की वैल्यू 1 से लेके जितने टेबल में कॉलम है या जितनी टेबल में, ये तो कॉलम होते हैं, रो समझो, जितनी रो है वहां तक जाएगी। I वेरिएबल, समझ में आई बात? बिल्कुल वही है। तो सिग्मा Fi कितना है बताइए? 30 है। तो मुझे क्या कर देना चाहिए? मुझे 4 बार 40 नहीं लिखना चाहिए था ना। सिग्मा Fi 30, यानी मैं, और ये बताओ ये क्या है? x1 है, ये क्या है? सर सिग्मा x1 x2। अच्छा ये बताओ क्या ये xi है? डेटा को xi कहना, डेटा को क्या कहोगी? इधर देखो अब बोलो कितनी बार आया है वो डेटा, कितने बच्चों के 36 नंबर आए, उसको क्या कहोगी? Fi। Frequency means the number of times the marks has occurred। 36 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी हुई। बारंबारता, कितनी बार आया, अभी तो नाम पड़ा चैप्टर का, बारंबारता। सिग्मा Fi 30। सिग्मा Fi इन सभी को जोड़ेंगे अभी पूरे, तुम देखो कितने सारे हैं, तो सबको जोड़ डालो। हमने तो 4 ही बनाए, समझ में आ गई बात की नहीं? अभी और भी होंगे, क्या हमने पूरे लिखे हैं? देखो बुक में कितनी लंबी चार्ट है, सबको जोड़ डालोगे तो क्या आएंगे बताइए? 30। समझ में आ गई? अच्छा ये बताओ ये 1 बार आया क्या? तो इसको 10 लिखो। और ये भी 1 बार आया है। 36 कितनी बार आया? और 40 कितनी बार आया? तो क्यों ना मैं xi को fi से सबको जोड़ ही डालूं और फिर बाद में सबको जोड़ डालूं, वो ज्यादा आसान रहेगा कि नहीं? फिर से समझो, 10 एक बार आया तो x1 i1 क्या हुआ बताओ? 10 x1 f1, तो 10 into 1 उसे एक बार लिखो और फिर बोलो x2 f2 क्या हुआ? 20 into 1। और यहाँ भी बताओ x3 f3, 36 into 3। ऐसा हम क्यों 36 3 बार लिखे? मैं मल्टीप्लाई ही करके ना लिख लूं? नहीं, तो 108 आएगा। ये कितना है बताओ? समझ में आ गया? तो यहाँ क्या लिखा जाता है? xi fi। कितनी बार आया, बार बार ना लिख के क्यों ना मल्टीप्लाई करना। और फिर सबसे लास्ट में यहाँ क्या लिखने बताइए? fi xi। और फिर हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा मीन का बताइए? सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाई सिग्मा। बोलो ये बात समझ में आ गई? अब यही हम करने जा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। सो ये देखिए सिग्मा का मतलब बस सम होता है। सम होता है तो सबको जोड़ दिया। अब मैं आपको ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये देखो 10 20 36 40 50 56 60 70 50 56 60 70 72 80 88 92 72 80 88 और 95 तक ही है ना। अच्छा बस इसकी फ्रीक्वेंसी बोल दो। 1
1 1 1 3 4 3 2 4 3 2 4 4 1 2 3 1 2 3 1। ये आपको दिया गया है और इसके लिए मैं बता दूं ये चीज क्या कहलाएगी, जो डेटा है वो एक्स आई है, इसे डेटा कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी कितनी बार वो डेटा आया है उसको एफ आई कहेंगे। और उनका हमें मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि इतना लंबा 30 तक लिखने में तो भूल ही जाएंगे। तो क्या लिखें, एक्स आई एफ आई। तुमको ये सारी वैल्यू निकालनी है और लास्ट में इन सबको जोड़ देना है। जब जोड़ोगे तो उसे क्या लिखोगे, सिग्मा एफ पहले लिखा है क्या, तो यहाँ भी पहले लिखो एफ आई एक्स आई। यहाँ क्या लिखोगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई। और यहाँ क्या लिखोगे, सिग्मा एफ आई। तो ये निकालो और फिर लिखो एक्स बार, ये मीन का सिंबल है, जरा देखो तो। और दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। बोलो ये कर लोगे। यदि तुम ये कर लोगे तो हम इसको तुम्हारे लिए छोड़ रहे हैं और एक्सरसाइज के नंबर 1 क्वेश्चन पे आते हैं। आ जाइए आप। सर वो नहीं लिखा क्या यहाँ पे कुछ तो नहीं लिखने वाला, क्या लिखो, चलो ठीक है लिखो इसको। जब ये दोनों वैल्यू निकाल लेना तो बस वैल्यू डाल देना, मीन आ जाएगा। मीन समझो, एक्स बार को क्या कहेंगे, मीन। नया पूछा करो बीच में, तुम चुप बैठी रहती हो। चलो अब 14.1 एक्सरसाइज निकालो। देखिए हमने सारी वैल्यूज की लिख दी। हमने अभी कुछ लिखा ही नहीं, हमने क्वेश्चन उतारा है, आगे का काम तो आप ही करना है। ये देखो असली चीज कि 14.1 एक्सरसाइज तुम्हारे में कौन सी है, 13.1 करो। कंस्ट्रक्शन चैप्टर बैठा हुआ है। देखो नंबर ऑफ प्लांट्स, ये क्लास के ऊपर है 0 to 2। ऐसा एक घर है जहां पर 0 एक भी पौधा नहीं लगा रखते हैं, ऐसे भी लोग। और किसी क्या 0 to 2 यानी नंबर ऑफ हाउसेस। ऐसा हाउस एक घर ऐसा है जिसमें बता सकती हो कितने कितने पौधे लगा रखे होंगे, या तो 0 होंगे या तुम तो बहुत तेज हो। हाँ तू कहाँ से हो जाएगी, नहीं अपर लिमिट थोड़ी दी जाती है। अगला देखो 2 to 4 बताओ भाई का उसने कितने पौधे लगा रखे हैं, ऐसे 2 घर मिले, हो सकता है बोलो 2 और 4 तो नहीं हो सकता ना। अच्छा जिसने 4 to 6 जिसके यहाँ गमले हैं, ऐसे कितने घर मिले, सही है। अच्छा अब ये देखो 6 to 8 ऐसे 5 मिले, और 8 to 10 के कितने मिले, 6, और 10 to 12 2, और बोलो 12 to 14 ये देखो 3 हुए। इन सबको ऐड करो तो सिग्मा एफ आई आ जाएगा। यही तो फ्रीक्वेंसी है कि कितने घरों का हमने सर्वे किया। करो जरा 3 4 4 5 9 हुए, 15 और 20 हो गए। अच्छा एक बात बताओ कि अगर तुमसे पूछा जाए अर्पिता कि 2 घरों में कितने गमले लगे हैं, तो तुम्हें ये नहीं कहना है कि 2 से 4 तक, ऐसे नहीं। इसका मिड पॉइंट देखो। अगर मैं तुमसे पूछूं कि मान लीजिए 0 से 10 5 बच्चों के आए, तो तुम अब वो कहते देखो टीचर से कहे 0 से 10 5 बच्चों के आए, और वहां का क्लास टीचर उछल रहा है कि 0 से 10 5 बच्चों सब 10 नंबर आए, कहेगा चुप रहो। मिड पॉइंट इसका क्या है, 0 + 10/2, कह रहा 5 नंबर आए तुम्हारे 5 बच्चों, और टीचर वहां अपना वो कह रहा सर 10 नंबर हमारे 5 लोग, अपर लिमिट चीटिंग कर रहा है। तो अगर वो कहे दे कोई कि 10 से 20 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 6 बच्चों के, तो बताओ उन 6 बच्चों के कितने माने जाए, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 इज क्लास मार्क। इसे समझो, क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क इट इज लोअर लिमिट
और प्लस अपर लिमिट बाई 2। जरा करो तो 10 प्लस 20/2 कितना आ गया? 30/2। ये कितना आया? ये xi माना जाएगा। भाई हमारे पास xi नहीं होगा तो मैं fi में किससे मल्टीप्लाई करूंगा? तो हमें सबसे पहले कोई इंटरवल से कोई थोड़ी ना मल्टीप्लाई होता है। तो मुझे क्या निकाल लेना चाहिए बताइए? यहाँ पे क्लास मार्क को क्या कहते हैं? यहाँ देखो xi। सर यहाँ ऊपर फिर से देखो। सिग्मा F1 कट नहीं सकता। सिग्मा का मतलब कुछ नहीं होता है, दैट इज समेशन। ये ग्रीक लेटर है, इसको सम है, इसको जोड़ना। कटता थोड़ी है, वो उन दोनों का मल्टीप्लाई है। तो कह दो कि हम काट देंगे 10, 20, 108, 160। वो तो ये आ रहा है ना, आप समझे नहीं? समझ ये सिग्मा ये आ रहा है, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। डिफरेंट चीज का मल्टीप्लाई हो रहा है। कैसे तुम सिग्मा काटोगे? वो नंबरों का जोड़ है और वो ये है, ठीक है कि नहीं? ये देखो 0 to 2 का क्लास मार्क बताओ कोई, क्योंकि 0 प्लस x1 बताओ। 0 प्लस 2/2 तो कितना हो जाएगा? और x2 के बारे में कोई बताए? 2 प्लस 4/2 तो कितना हो जाएगा? वैसे इनके बीच में कितने क्लास साइज क्या है? क्लास साइज का फार्मूला बताओ। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सही है। और क्या सबकी क्लास साइज है इक्वल है? तो जब पहले का क्लास मार्क निकाल लेना तो दो जोड़ते जाना, फिर ज्यादा हर एक का नहीं निकालना, बड़ा झंझटी होता है। 7 कर दिया, 9 कर दिया, फिर 11 और फिर क्या कर दिया? बोलो समझ में आ गया? क्लास मार्क एक का निकाला जाता है, बाकी सब लिखते चले जाओ। क्लास साइज जोड़ते चले जाओ। क्लास साइज का क्या फार्मूला बताइए? सही है। अच्छा अब मुझे ये बता दो सुप्रिया कि अगला स्टेप मैं क्या करूंगा? मेरे पास तो xi भी है और fi भी है, मुझे क्या कर देना चाहिए? क्योंकि फार्मूला तो मुझे यही बताया और इसी से पूरा चैप्टर करना है। अब मैं क्या करूं? हाँ fi और xi को मल्टीप्लाई। तो fi और xi को मल्टीप्लाई करो हर एक में, और जब मल्टीप्लाई हो जाए पहला क्या आएगा बताओ? यहाँ बताओ। 1 into 1 यहाँ बताइए, यहाँ बताइए। 54 और 39। जरा इन सबको जोड़ोगे एकलव्य तो उसे क्या लिखोगे? सिग्मा fi xi। ये मुझे बताओ। देखो 9 to 11 plus 4 15 plus 5 20 20 plus 5 25 25 plus 6 31 32 3 आ गया। 3 3 6 plus 5 11 13 तो 162 आ गया। तो बोलो अब x बार कितना हुआ? 162 सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाई सिग्मा fi, तो वो कितना हो जाएगा? 20। इसे जरा करो 8.1 तो 20 से कर लीजिएगा। ये इसका क्या हो गया? मीन। इसका मतलब है कि एवरेज घरों में कितने गमले लगे हैं? अगर तुम ऐसे रैंडमली किसी घर में चले जाओगे 8 गमले मान के चलो, ठीक है। तो अब आपको सेकंड क्वेश्चन करना है, और सेकंड क्वेश्चन करिए 8.1 और फोर्थ क्वेश्चन करिए। दो क्वेश्चन करिए। ये सब लिखा रहेगा, कुछ मिटेगा नहीं। यहाँ लिखो क्लास मार्क, सब चीज आपको बता दी गई है। क्लास मार्क क्या है? अपर लिमिट प्लस डिवाइडेड बाई 2। चलो ये सेकंड और फोर्थ 7.25 पे आप लोगों को छोड़ दिया जाएगा। 7.7 क्या होता है? चलो इसको कम कर। ये तो